हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं निशा। आज मैं आप लोगों के लिए कहीं जो लोग भी सीटेट का एग्जाम देने जा रहे हैं, पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एसएसटी के पीवाईक्यूज लेके आए। ये एग्ज़ाम हमारा जो हुआ था वो आपका हुआ था 2019 में जुलाई में हुआ था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैंने काफ़ी वीडियोज़ करा दी हैं। जिन लोगों ने वो वीडियोज़ नहीं देखी तो वो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और सभी सब्जेक्ट की प्ले लिस्ट बना दी गई ताकि आपको कोई भी दिक्कत परेशानी ना हो। आप लोग प्ले लिस्ट को देख सकते हैं। अब बिल्कुल भी पेपर में टाइम नहीं बचा, इसलिए आप लोग अपना अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को टाइम ना लेते हुए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है हमारा 31। कौन सा है? क्वेश्चन नंबर जो है हमारा 31 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर जो हमारा 31 है, यहाँ पे कह रहे हैं कि एथीनियन, तो यहाँ पे कह रहे हैं एथीनियन लोकतंत्र की निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं थी। तो कौन सी एथीनियन लोकतंत्र की निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं थी? तो कौन सी एक विशेषता नहीं थी? तो कह रहे हैं इसमें जो विशेषता थी वो कौन सी नहीं थी। तो इसमें जो विशेषता थी वो कौन सी नहीं थी कि कह रहे हैं कि 30 से अधिक उम्र के उन सभी पुरुषों और महिलाओं को पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी जो दास नहीं थे। तो ये क्या थी? एक विशेषता नहीं थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा है 32। समुद्रगुप्त की निम्नलिखित में से कौन सी एक नीति थी जो विशिष्ट रूप से दक्षिणापथ शासकों के लिए थी? कहने के समुद्रगुप्त की निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी पॉलिसी यानी नीति थी जो विशिष्ट रूप से दक्षिणापथ शासकों के लिए थी? तो कौन सी थी? तो यहाँ पे जो है वो उन्होंने क्या करा था? इन्होंने हार स्वीकार करने की व इन्हें पुनः शासन करने के लिए अनुमति दी गई। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 133 है। कौन सा है? 133 है क्वेश्चन नंबर। तो यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है कि निम्नलिखित का मिलान कीजिए। तो हमें यहाँ पे मिलान करना है। यहाँ पे एक कला रूप दे रखा है और दूसरा नामावली दे रखा है। तो हमें इसका क्या करना है? मिलान करना है। तो हम किससे मिलान करेंगे? तो यहाँ पे हम मिलान करेंगे, यहाँ पे करेंगे पहला जो हमारा ए है तो हम उसको किससे मिला देंगे? फोर्थ से मिला देंगे। किससे मिला देंगे? कह रहे हैं यहाँ पे जो कला, तो यहाँ पे देखिए इसको थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं क्योंकि अभी आपको शायद समझ ना आ रहा हो, तो बहुत छोटा हो जाएगा ना। तो आप लोग इसको थोड़ा सा जूम कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे कह रहे हैं कि जो कला, तो कला की वो तकनीक जो असली जैसी तस्वीरों को बनाने में सहायक थी, तो कौन थी? वो थी तैल चित्रकला। कौन सी थी? तैल चित्रकला थी। फिर क्या है? बी, चित्रकारी जिसमें भारतीय भूदृश्यों को अनछुआ दिखाया जाता था। तो कह रहे हैं कि अनछुआ दिखाया जाता, तो किसको कहते हैं? नैनाभिराम। किसमें? नैनाभिराम। तीसरा क्या है? भारत में यूरोप वासियों की ऐश्वर्यपूर्ण जीवन शैली, धन संपदा और रौब दाब दर्शाती चित्रकला। तो ये जो चित्रकला थी, दर्शाती चित्रकला क्या थी? तो ये है आपका क्या था? रूप चित्रण था। क्या था? रूप चित्रण था। और फोर्थ आपका क्या है? ब्रिटिश साम्राज्यवादी इतिहास और विजय दृश्यों को चित्रित करने वाली चित्रकला। तो ये कौन सी कला थी? इतिहास चित्रकला थी। तो आपका जो आंसर होगा वो आपका कौन सा होगा? आपका जो आंसर है वो आपका कौन सा होगा? फर्स्ट होगा। कौन सा होगा? फर्स्ट होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34 है। कौन सा है? 34 है। यहाँ पे करें कि 18वीं शताब्दी के अंतिम चरण में बम्बई, मद्रास और बंगाल प्रेसिडेंसियों का विकास ईस्ट इंडिया कंपनी के किन व्यापारिक केंद्रों से हुआ था? कह रहे हैं कि जो 18वीं शताब्दी के अंतिम चरण में जो अंतिम चरण था उसमें बम्बई, मद्रास और बंगाल प्रेसिडेंसियों का विकास ईस्ट इंडिया कंपनी के किन व्यापारिक केंद्रों में से हुआ था? तो किन व्यापारिक केंद्रों से हुआ था? तो कहाँ से हुआ था? सूरत, मद्रास और कलकत्ता से हुआ था। कहाँ से हुआ था? सूरत, मद्रास और कलकत्ता से हुआ था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 35 है। कौन सा है? 35 है। कह रहे हैं यहाँ पे ए और बी कथनों पर बौद्ध महायान के संदर्भ में विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पे ए कथन पढ़ते हैं और बी कथन दोनों को पढ़ते हैं। तो ए कथन दे रखा है, बौद्ध धर्म के इस रूप में बुद्ध की उपस्थिति कुछ एक संकेतों का उपयोग करते हुए मूर्तियों में दिखाई गई है। दूसरा दे रखा है, महायान बौद्ध ने अपने के साथ ही बौद्धिस्त्व में विश्वास समाहित हुआ। तो इसका जो आंसर है वो आपका कौन सा है? तो इसमें कह रहे हैं कि ए गलत है। कह रहे हैं कि जो ए है वो आपका क्या है? रॉन्ग है। और लेकिन क्या है इसमें जो है कह रहे हैं कि ए गलत है और बी क्या है? आपका जो बी है वो सही है। तो आपका जो आंसर होगा वो आपका आंसर नंबर जो होगा आपका 2 होगा।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है हमारा 36। कौन सा है? 36 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि क्वेश्चन कह रहे हैं कि महालवारी और रैयतवारी राजस्व प्रणालियों के संदर्भ में ए और बी कथन पर विचार कीजिए। किसके बारे में? महालवारी, किसमें? महालवारी और रैयतवारी राजस्व प्रणालियाँ, जो भी राजस्व प्रणालियाँ थी उनके संदर्भ में ए और बी कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे देखिए दो कथन दे रखे हैं, आप क्या कथन ए दे रखा है और कथन बी दे रखा है। तो चलिए हम पढ़ते हैं। तो ये कह रहे हैं महालवारी बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिमी प्रांतों के लिए युक्ति थी, जबकि रैयतवारी ब्रिटिश नियंत्रण वाले दक्षिण भारतीय इलाकों के लिए थी। और दूसरा क्या दे रखा है? महालवारी में गाँव का मुखिया पूरे गाँव के संकलित स्वराज का कंपनी को अदा करता था, जबकि रैयतवाड़ी में किसानों के साथ सीधा समझौता किया जाता था। तो कह रहे हैं कि दो ऑप्शन दे रखे हैं और बी, इसमें से कौन सा सही है? तो क्वेश्चन नंबर आपका 36 है। तो इसमें जो आपका सही है, तो कौन सा सही है? इसमें ए और बी दोनों को स्वराज व्यवस्थाओं के बीच अंतरों को सही स्पष्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए दो ए और बी दोनों ही क्या है? आपके सही हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है हमारा 37 है। कौन सा है? 37 है। सूफी संत के मकबरे को जाना जाता है। तो सूफी संत के जो मकबरे हैं उनको जाना जाता है किसके? तो दरगाह के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? दरगाह के नाम से जाना जाता है। सूफी संत के जो मकबरे हैं उनको जाना जाता है किसके नाम से जाना जाता है? दरगाह के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है हमारा 38 है। कौन सा है? 38 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि विशिष्टाद्वैत का सिद्धांत 11वीं शताब्दी में प्रस्तावित किया गया था। किसका? विशिष्टाद्वैत का सिद्धांत जो था 11वीं शताब्दी में प्रस्तावित किया गया था। तो कहाँ किसने प्रस्तावित किया था? तो किसने प्रस्तावित किया था? रामानुज द्वारा प्रस्तावित किया गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 39 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि भारत में 1772 में स्थापित की गई दीवानी अदालत संबंध में, भारत में यानी कि इंडिया में जो कह रहे हैं कि 1772 ईस्वी में स्थापित की गई दीवानी अदालत के संबंध में ए और बी कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन का उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पे दे रखा है ये एक फौजदारी अदालत थी। जो दीवानी कानून था वो क्या था? एक फौजदारी अदालत थी। दूसरा दे रखा है ये यूरोपियन जिलाधीशों की अध्यक्षता में चलता था। तो कह रहे हैं कि इसमें से आपका कौन सा सही है? तो इसमें से जो आपका सही है क्या है? आपका ए गलत है और बी क्या है? सही है। तो बी क्या है? सही। तो आपका जो आंसर होगा वो आपका जो आंसर होगा वो सेकंड होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40 है। कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 40 है। गैरीसन नगर से अभिप्राय क्या है? तो गैरीसन जो नगर है उससे क्या अभिप्राय है? तो गैरीसन नगर से जो अभिप्राय है वो क्या है? किले बंद बसाव जहां सैनिक रहते थे। तो किले बंद बसाव था जहां क्या था? गैरीसन नगर, वहां पर कौन रहते थे? सैनिक रहते थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 41 है। कौन सा है? 41 है। तो यहाँ पे कह रहे हैं 41 कह रहे हैं कि जब लंदन में अपराह्न के दौरान अपराह्न 2 बजे हैं तो भारत में 7:30 अपराह्न का समय हुआ है। अपराह्न कारण है क्या? भारत ग्रीनविच के पूर्व में 82 डिग्री 30 पूर्व में स्थित है। तो दिए गए विकल्पों में सही विकल्प का चयन कीजिए। तो दिए गए विकल्पों में सही विकल्प का चयन करना है। तो कौन सा है? तो इसका कौन सा है? क्वेश्चन नंबर हमारा 41 है। तो इसका जो आंसर है वो आपका कौन सा है? ए और आर दोनों ही सही है। कह रहे हैं कि जो ए है और जो आर है कथन दे रखे हैं दोनों ही सही है और आर सही व्याख्या है ए की। जो आर व्याख्या है वो क्या है? सही है व्याख्या ए की है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 42 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि 42 क्वेश्चन नंबर है। समय क्षेत्र पर दिए गए ए बी सी कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। समय क्षेत्र पर किस पे है ये क्वेश्चन दे रखा है? समय क्षेत्र पर। ए और बी सी कथनों को चलिए पढ़ते हैं। तो क्या रखा है? एक कथन दे रखा है कुछ देशों का देशांतरीय विस्तार अधिक होता है जिसके कारण वहां एक से अधिक मानक समय अपनाए गए हैं। नेक्स्ट क्या है दे रखा है? बी पृथ्वी को एक घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। और तीसरा क्या है? प्रत्येक समय क्षेत्र जो है वो 15 डिग्री देशांतर तक के क्षेत्र को घेरता है। तो इसमें से जो आपका सही आंसर है वो क्या है? ए बी सी तीनों ही सही है। तो ये सभी क्या है? वो आपके तीनों ही सही है। ए भी सही है, बी भी सही है और सी भी सही है। तो आपका जो आंसर है वो क्या है? फोर्थ हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? फोर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 43 है।
फिर क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है 43 है। तो क्वेश्चन नंबर 43 में यहाँ पे करेंगे पृथ्वी की सतह से शुरू कर वायुमंडल की परतों को सही क्रम का चयन करना है। तो पृथ्वी की सतह से शुरू करके हमें पृथ्वी की सतह से स्टार्ट करना है और वायुमंडल की परतों को सही क्रम में यानी कि उनके जो सही क्रम है उसमें लगाना है। तो सही क्रम में कैसे लगाएंगे? सबसे पहले हमारा आता है क्षोभ मंडल। कौन सा आता है? क्षोभ मंडल आ जाता है। फिर सबसे पहले जहाँ पर हमारा क्या आता है? आंधी तूफान, ये सब बारिश वगैरह होती है। फिर आता है हमारा समताप मंडल, जहाँ पर जो भी तापमान होता है वो बराबर ही रहता है, जहाँ पर एरोप्लेन वगैरह चलाए जाते हैं। और फिर आता है मध्य मंडल, उसके बाद बाहर मंडल और फिर बहिर्मंडल आ जाता है। तो ये सभी क्या है? इनको क्रम से लगाया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44 है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो ऋतुएं हैं, ऋतुएं निम्नलिखित कारणों में से किस कारण से होती हैं? जो ऋतुएं होती हैं, कह रहे हैं कि जो ऋतुएं होती हैं वो किन कारणों से होती हैं? तो ऋतुएं जो होती हैं वो किन कारणों से होती हैं? तो किन कारणों से होती हैं? पृथ्वी का परिक्रमण और एक ही दिशा में उसके अक्ष का झुका होना, इसके कारण जो होती हैं वो क्या होती हैं? ऋतुएं होती हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45 है। कौन सा है? 45। प्रतिशत के अनुसार पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सा प्रमुख संघटक है? यानी कि प्रतिशत के अनुसार, किसके अनुसार? प्रतिशत के अनुसार पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सा प्रमुख संगठक है? तो कौन सा प्रमुख संगठक है? कौन सा है? नाइट्रोजन। कौन सा है? नाइट्रोजन संगठक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46 है। कौन सा है? 46। महासागरीय धाराओं के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो महासागरीय धाराओं के विषय में, किसके धाराओं के विषय में? महासागरीय धाराओं के विषय में कह रहे हैं कि कौन से कथन सही हैं। यहाँ पे 3 कथन दे रखे हैं, तो चलिए पढ़ते हैं। कह रहे हैं कि ए, ठंडी धाराएं ध्रुवीय अथवा उच्च अक्षांशों से जल को उष्णकटिबंधीय अथवा निम्न अक्षांशों की ओर ले जाती हैं। बी क्या है? लेब्राडोर एक गर्म धारा है। तो लेब्राडोर जो है वो क्या है? एक गर्म धारा है। तीसरा क्या? जिस स्थान पर गर्म और ठंडी धाराएं मिलती हैं वो स्थान विश्व का सर्वोत्तम मत्स्यन क्षेत्र माना जाता है। वहाँ पर क्या होती है? ज़्यादा मछली पाई जाती है, वहाँ पर मछली का क्या होता है? मछली पालन होता है। तो इसमें से कह रहे हैं कि जो 3 दे हैं उसमें से हमें सही बताना है। तो उसमें से कौन सा सही है? तो आपका कह रहे हैं ए और सी सही है। कौन सा सही है? आपका जो है ए और सी सही है। तो ए सही है और सी सही है और जो सेकंड वाला आपका रॉन्ग है। तो आपका जो आंसर होगा वो आपका आंसर होगा ए और सी क्या है? सही है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है 47। हिमनद के निक्षेपण को कहा जाता है। कारण कि हिमनद के निक्षेपण को क्या कहा जाता है? हिमनद के निक्षेपण को जो कहा जाता है वो क्या कहा जाता है? हिमोड़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हिमोड़ कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48 है। कथन ए और कथन बी निम्नलिखित वनस्पतियों में से किसकी विशेषताओं का वर्णन करता है? तो कथन ए है और कथन बी है। इसमें से कह रहे हैं कि निम्नलिखित वनस्पतियों में से किसकी विशेषताएं बता रहे हैं। तो जो नीचे ये विशेषताएं दे रखी हैं, वनस्पतियां दे रखी हैं, उनमें से किसकी विशेषताएं बता रहे हैं? ये वनस्पति उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों यानी कि 50 डिग्री से 70 डिग्री में पाई जाती हैं। दूसरा क्या है? बी रखा, इसे टैंगा के नाम से भी जाना जाता है। अब ये कह रहे हैं कि ये जो 2 विशेषताएं बताई हैं वो इसमें में से कौन सी कह रहे हैं कि वनस्पति की हैं। तो कौन सी वनस्पति की ये जो है विशेषताएं हैं? तो किसकी हैं? यहाँ पे जो विशेषताएं हैं वो शुंकधारी वन की हैं। किसकी हैं? शुंकधारी वन की हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है 49 है। कौन सा? 49 है। यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सी गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की विशेषता नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सी किसकी गंगा ब्रह्मपुत्र और बेसिन, यहाँ पे 3 नदियाँ दे रखी, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की विशेषता नहीं है। तो कौन सी विशेषता नहीं है? तो कौन सी विशेषता नहीं है? तो यहाँ पे जो आंसर है भूमि कृषि के लिए इस क्षेत्र में कर्तन और क्या है? यहाँ पे कह रहे हैं कि तो भूमि कृषि के लिए इस क्षेत्र में कतरन और दहन कृषि की जाती है।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है, इसमें जो हो गया क्वेश्चन नंबर 49 हो गया। 50 तैराक मृत सागर में तैर सकते हैं। जो तैराक हैं, ठीक, तैरने वाले वो क्या है, मृत सागर में तैर सकते हैं क्योंकि, तो तैराक मृत सागर में तैर सकते हैं क्योंकि, क्यों तैर सकते हैं, नमक की मात्रा की अधिकता सागर को सघन बनाती है। तो नमक की मात्रा जो होती है उसमें तो कह रहे हैं कि यहाँ पे जो कह रहे हैं कि नमक की मात्रा की अधिकता सागर को सघन बनाती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे है हमारा 51। कौन सा है, क्वेश्चन नंबर जो है हमारा यहाँ पे है 51। तो ये हो गया आपका 50 का हो गया, इसका होगा 4 आंसर था, इसका भी हमारा कौन सा था, 4th आंसर था। नेक्स्ट हमारा कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 51। भूमि उपयोग के संदर्भ में ए और बी कथनों पर विचार कीजिए। भूमि उपयोग यानी कि भूमि का जो यूज़ होता है उसके संदर्भ में ए और बी कथन को पढ़ते हैं, ए कथन बी कथन। तो भूमि उपयोग से आशय भूमि का केवल कृषि और वन के लिए उपयोग है। तो भूमि के उपयोग से आशय कह रहे हैं कि जो भूमि उपयोग से आशय क्या, जो भूमि को हम क्या केवल जो है कृषि और वन के लिए उपयोग करते हैं। और दूसरा दे रखा है भूमि उपयोग मुख्यतः अपनी स्थलाकृति के द्वारा निर्धारित होता है। तो दो ये ऑप्शन दे रखे हैं, तो इसमें से कौन सा आपका ऑप्शन सही है। तो इसमें कह रहे हैं कि ए और बी दोनों ही गलत हैं। जो दोनों बातें कही गई हैं क्या है, ए और बी दोनों ही गलत हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 52 है। कौन सा, 52। रक्षक मेखलाएं मदद करती हैं। जो रक्षक मेखलाएं वो किसमें मदद करती हैं, तो रक्षक मेखलाएं जो मदद करती हैं वो किसमें करती हैं, पवन की गति को रोकथाम कर मृदा आवरण के संरक्षण में मदद करती हैं। कौन करती हैं, रक्षक मेखलाएं मदद करती हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है हमारा 53। तो क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है, 53। मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को कौन निर्धारित करता है। तो कह रहे हैं कि मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को कौन निर्धारित करता है। तो कौन निर्धारित करता है, मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को जो निर्धारित करता है वो कौन करता है, तो वो जो निर्धारित करता है समय निर्धारित करता है। कौन करता है, समय निर्धारित करता है। देखिए इसका 52 का आपका क्वेश्चन हो गया है, इसका आंसर क्या है, 1 है। और 53 का आपका 2 हो गया आंसर। और 54 का वितरण के आधार पर संसाधनों को वर्गीकृत किया जा सकता है। किसके आधार पर, वितरण के आधार पर संसाधनों को क्या किया जाता है, उनका क्लासिफिकेशन किया जाता है, वर्गीकृत यानी इनको क्लासिफाइड किया जा सकता है। तो किसमें किया जा सकता है, सर्वव्यापक संसाधन और स्थानिक संसाधन में। किसमें, सर्वव्यापक संसाधन और स्थानिक संसाधन में किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 55 है। विविध समाज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। किसके संबंध में, विविध समाज के संदर्भ में। कौन सा समाज के संदर्भ में, विविध समाज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो इसमें से कह रहे हैं कि कौन सा सही है। तो इसमें आपका जो सही आंसर है वो आपका है जिसमें भाषा, संस्कृति और धर्म में विभिन्नताएं और समानताएं पाई जाती हैं। क्या है, जिसमें भाषा, संस्कृति और धर्म में विभिन्नताएं और समानताएं पाई जाती हैं। तो ये क्या है, हमारी जो है विविध समाज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सही है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 56 है। कौन सा है, 56 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा लिंग जेंडर रूढ़िबद्ध धारणा को चुनौती देता है। तो लिंग जेंडर रूढ़िबद्ध धारणा को जो है कौन चुनौती देता है। तो कौन चुनौती देता है, यहाँ पर जो चुनौती देता है वो क्या देता है, महिलाएं जिम्मेवार वाहन चालक होती हैं। तो 56 का जो है हमारा क्या है, महिलाएं जिम्मेदार वाहन चालक होती हैं। तो ये क्या है, हमारी क्या है, यहाँ पे कहा जा रहा है महिलाएं जो होती हैं जिम्मेदार वाहन चालक होती हैं। तो यहाँ पे क्या है, लिंग रूढ़िबद्ध धारणा को चुनौती देता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 57 है। कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 57 है। नारी मताधिकार आंदोलनकारियों की निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य मांग है। कह रहे हैं कि जो नारी मताधिकार आंदोलनकारियों की निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य मांग है। तो कौन सी मुख्य मांग है, महिलाओं के लिए मताधिकार, नारी मताधिकार, जो नारी यानी कि जो लेडीज़ थी उनका मताधिकार के आंदोलनकारियों की निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य मांग थी। उनकी जो मांग थी वो क्या थी, महिलाओं के लिए भी मताधिकार हो। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 58 है। कौन सा है, 58 है क्वेश्चन नंबर। यहाँ पे कह रहे हैं कि जातकों के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। जातकों के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो हमारा जो है वो कौन सा सही है। तो जातकों के विषय में तो कौन सा सही है, जो जातक है। तो इनकी रचना सामान्य लोगों द्वारा की गई थी, जिन्हें बौद्ध भिक्षुओं द्वारा लिखा गया और उनका संकलन किया गया।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है हमारा 59। तो 59 है, आईने अकबरी के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। किसके बारे में यहाँ पे कह रहे हैं, आईने अकबरी के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो आईने अकबरी के बारे में जो सही है वो आपका क्या है, तो क्या है, ये अकबर के प्रशासन के विविध पहलुओं के विषय में संपन्न सांख्यिकी विवरण प्रस्तुत करता है। कौन, आईने अकबरी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 60 है। कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 60। निम्नलिखित में से किसने अपनी कीर्तियों को भी शामिल करते हुए गुरु नानक की रचनाओं को गुरुमुखी में संकलित किया। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किसने, यहाँ पे हमें बताना है ऐसा कौन था जिसने जो था वह अपनी कीर्तियों को भी शामिल करते हुए, जो उनकी कीर्तियाँ थी उनको शामिल करते हुए बाबा गुरु नानक की रचनाओं को गुरुमुखी में संकलित किया। तो ये किसने किया था, गुरु अंगद ने किया था। किसने किया था, गुरु अंगद ने किया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है हमारा 61। कौन सा है, 61 है। ए और बी सूची पर विचार कीजिए। यहाँ पे दो सूची दे रखी है, ए और बी सूची दे रखी है, इन पर हमें क्या करना है, विचार करना है। तो देखिए क्या रखा है, ए सूची विभिन्न प्रकार, सूची ए में क्या है, विभिन्न प्रकार के ग्रामीण रोजगार हैं, यानी कि गांव में जो होने वाले रोजगार हैं। और बी में क्या है, विभिन्न प्रकार के ऋण हैं, विभिन्न प्रकार के यानी कि ऋण है। तो बी में हमारी क्या है, ऋण है, और क्या है, ये क्या है, ग्रामीण रोजगार है। ए सूची में ग्रामीण रोजगार है। तो यहाँ पे देखिए दे रखा है कृषि श्रमिक, यहाँ पे कृषि श्रमिक दे रखा है, बड़ा किसान, माध्यम किसान, 3 चीजें दे रखी है, इसमें रखा है। तो इनको हमें किससे मिलाना है, तो यहाँ पे रखा है ए की मदों की सूची बी की मदों से मिलान करना है। तो यहाँ पे हम कैसे इसको मिलान करेंगे, तो यहाँ पे हम जो मिलान करेंगे तो कैसे मिलान करेंगे, तो हम ए को किससे मिलाएंगे, यहाँ पे कह रहे हैं कि कृषि श्रमिक। तो ए को हम जो मिलाएंगे, जो कृषि श्रमिक हैं, तो उनको जो हम मिलाएंगे वो किससे मिलाएंगे, तो ए को हम मिलाएंगे, क्वेश्चन नंबर है आपका 61, इसका जो है आपका आंसर जो है तीसरा है। तो इसको जो है ए को मिलाएंगे पहले से, किससे मिलाएंगे, ए को मिलाएंगे पहले से कृषि श्रमिक। तो कृषि श्रमिक जो है स्वास्थ्य और बेमौसम उपभोग, स्वास्थ्य है और बेमौसम उपभोग है। दूसरा हमारा क्या है, यहाँ पे आ जाएगा कि बी जो है थर्ड को हम किससे मिला देंगे, बी को थर्ड से मिला देंगे, किससे मिला देंगे, बी जो है उसको बड़ा किसान। तो बड़ा किसान को मिलाएंगे हम किससे मिलाएंगे, यहाँ से कृषि संसाधन संयंत्र के लिए सरकारी ऋण। और तीसरा हमारा क्या है, जो तीसरा है, तो तीसरा हमारा क्या है, मध्यम किसान। तो ये क्या है, उर्वरक, कीटनाशी, बीज। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा वो हमारा आंसर कौन सा है, थर्ड हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर पुटिंग, देखिए दादन व्यवस्था जिसे हम बोलते हैं पुटिंग आउट सिस्टम बोलते हैं। तो दादन व्यवस्था, यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है कि दादन व्यवस्था के अंतर्गत बुनकर और सौदेगार, कौन सी व्यवस्था, यहाँ पे कह रहे हैं कि पुटिंग आउट सिस्टम, दादन व्यवस्था के अंतर्गत बुनकर और सौदागर के बीच निम्नलिखित में से व्यापार कौन सा रूप है, जो व्यापार होता है वो कौन सा रूप है, तो कौन सा रूप है, तो हमें यहाँ पे व्यापार का कौन सा रूप बताया गया। तो यहाँ पे कह रहे हैं सौदागर द्वारा सूत की आपूर्ति बुनकर के लिए की जाती है। देखिए सौदागर द्वारा जो सूत की आपूर्ति की जाती है वो किसके द्वारा की जाती है, बुनकर के लिए की जाती है, और तैयार कपड़ा बुनकर से कम कीमत पर वापस खरीदा जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है हमारा 63 है। तो यहाँ पे ए से ई तक के कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ से 5 कथन दे रखे हैं, इस पर विचार करना है, जिसमें टमाटर का केचप उपभोक्ता तक पहुँचाती बाजार की श्रृंखला को आगे पीछे करके लिखा गया है। देखिए क्या है, ए से ई तक बताना है, पढ़ना है। अब हम क्या करें, उनको सीरियल वाइज लगाना है कि टमाटर केचप को कहाँ से कहाँ तक पहुँचाया जाता है। देखिए सोना पड़ोसी दुकान से टमाटर का केचप ऑर्डर करता है। तो यहाँ पे तो सोना पड़ोसी दुकान से टमाटर का केचप ऑर्डर करता है। तो ये कैसे ऑर्डर करता है, तो यहाँ पे हमें इनको किस में लगाना है, सीरियल वाइज लगाना है। तो सबसे पहले नंबर पे जो हमारा आ जाएगा, तो देखिए यहाँ पे 5 चीज़ें, तो हम कैसे लगाएं, तो सबसे पहले हमारा पहले आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 नंबर पे हमारा आ जाएगा कि किसान टमाटर का बीज स्थानीय व्यापारी से खरीदता है। सबसे पहले वो टमाटर का क्या खरीदेगा, बीज को खरीदेगा। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे वो क्या करेगा, थोक विक्रेता व्यापारी सब्जी मंडी में टमाटरों के लिए बोली लगाता है। और जो थोक विक्रेता व्यापारी सबसे पहले वो टमाटर के बीज को खरीदेगा, फिर क्या उसको बोएगा। जब टमाटर आ जाएंगे, निकल आएंगे, तो फिर वो क्या करेगा, यहाँ पर उसको क्या
करेगा, फिर उसको करेगा यहाँ पर थोक विक्रेता व्यापारी सब्जी मंडी में टमाटरों के लिए बोरी लगाता है। फिर क्या करेगा, तीसरे पे क्या आ जाएगा, तीसरा एक छोटे शहर की खाद्य संकरण आधारित इकाई टमाटर को खरीद लेती है। फिर क्या, एक छोटे शहर की खाद्य संकरण इकाई जो होती है उसको खरीद लेती है। और चौथा आपका क्या आ जाएगा, चौथे पे आपका आ जाएगा यहाँ पर ई आ जाएगा, क्या आएगा, चौथे पे ये आ जाएगा, विपणन करने वाली कंपनियां भंडार को केचप की आपूर्ति करती हैं। ठीक है, वहाँ तक कंपनियों तक केचप पहुँचाया जाता है। और बाद में क्या आता है, सोना पड़ोसी दुकान से क्या करता है, सोना पड़ोसी दुकान से टमाटर का केचप ऑर्डर करता है। तो ये आपको इस तरीके से लगाना है। तो आपका जो आंसर होगा वो आपका हो जाएगा फर्स्ट। आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका 63 का जो आंसर होगा वो आपका होगा फर्स्ट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 64 है, कोई व्यक्ति जिला जज के न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले से असंतुष्ट है। देखिए कह रहे हैं कि यहाँ पे कह रहे हैं कि कोई व्यक्ति है, मान ली कोई व्यक्ति है आपके शहर में, तो जो जिले का जज होते हैं, न्यायाधीश होते हैं, तो उन्होंने जो न्यायालय में कोर्ट में जो भी उनके साथ क्या दिया है, फैसला दिया है, तो वो आदमी जो भी इंसान है, व्यक्ति है, वो क्या उससे असंतुष्ट है, खुश नहीं है, तो वो अपील प्रणाली के अनुसार वो निम्नलिखित न्यायालयों में से किस में अपील कर सकता है। तो अगर वो उससे संतुष्ट नहीं है तो वो कहाँ अपील कर सकता है दोबारा, तो वो अपील कर सकता है उच्च न्यायालय में कर सकता है। कहाँ कर सकता है, उच्च न्यायालय में कर सकता है, हाई कोर्ट में कर सकता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 65 है, भारतीय संसद पर दिए गए ए और बी कथनों पर विचार कीजिए। किस पर, भारतीय संसद, जो भारतीय संसद है उस पर जो विचार करना है। ए और बी कथन दे रखे हैं, ए और बी, कोई भी राजनीतिक दल जिसके पास लोकसभा में कितने भी संसदीय सदस्य हों वो सरकार बना सकती है। दूसरा दे रखा है कि लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति संसद के अंग हैं। तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति ये तीनों क्या हैं, संसद के अंग हैं। तो कह रहे हैं कि इनमें से कौन से कथन पर विचार करना है, हमें क्या करना है, सही विकल्प का चयन करना है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा है 65 है, इसमें हमें सही विकल्प पर चयन करना है। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है, 65 है, तो हमें सही विकल्प पर चयन करना है। तो किस पर करना है, केवल बी सही है। यहाँ पे कह रहे हैं कि जो बी सही, बी क्या है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति संसद के अंग हैं। तो ये क्या है, हमारा केवल बी सही है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 66 है, कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 66 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि नीचे दिए गए कथन का पठन कीजिए, यानी कि पढ़िए। सत्ता के दुरुपयोग की रोकथाम के लिए भारतीय राज्य कई नियंत्रण और संतुलन रखता है। तो सत्ता के दुरुपयोग की, जो सत्ता है उसके दुरुपयोग की रोकथाम के लिए क्या कहते हैं, जो भारतीय राज्य कई नियंत्रण और संतुलन रखता है। ऊपर दिए गए कथनों में भारतीय राज्य के अर्थ को प्रदर्शित करने वाले सही विकल्प का चयन कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर आपका 66 है, और तो इसका आंसर जो है वो आपका क्या है, तो क्या है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, क्या है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 67 है, कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 67 है, इतिहास का अध्यापन निम्नलिखित में से किस पर केंद्रीभूत होना चाहिए। यहाँ पे करें कि इतिहास का अध्यापन, यानी कि जो इतिहास की जो अध्यापन पढ़ाया जाता है निम्नलिखित में से किस केंद्रीभूत पर होना चाहिए। तो किस केंद्रीभूत पर होना चाहिए। तो यहाँ पे दो ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से कह रहे हैं कि बहुप्रदर्शनों की संकल्पना और ऐतिहासिक विविधता के भाव का निर्माण। दूसरा दे रखा है विद्यार्थियों को ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में रहने की परिकल्पना के लिए प्रोत्साहित करना और अनुभवों के साथ क्या करना, जोड़ना। तो इसमें से आपका जो आंसर है, तो वो कह रहे हैं कि जो 67 उसका आंसर क्या होगा। तो इसमें कह रहे हैं कि ए और बी दोनों ही है, क्या है, आपके जो कह रहे हैं कि किस पर केंद्रीभूत होना चाहिए। तो किस पर होना चाहिए, ए और बी दोनों पर होना चाहिए। तो इसका आंसर जो होगा वो आपका होगा ए और बी दोनों ही सही हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 68 है, निम्नलिखित में से दो कथन गलत हैं, इन्हें पहचानें। देखिए इसमें जो है आपके 4 कथन दे रखे हैं, जिसमें से आपके 2 कथन जो हैं वो रॉन्ग हैं। तो हमें दो रॉन्ग कथन को पहचानना है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 68 है, इसमें से कौन से 2 कथन जो हैं रॉन्ग है वो कौन से हैं। तो यहाँ पे जो रॉन्ग कथन है तो वो कौन से हैं। तो देखिए यहाँ पे सामाजिक विज्ञान के अध्यापन में केवल, जैसे अगर आप मान लीजिए कि कहीं पे केवल आ गया तो उसे तुरंत ही आप काट देंगे। तो क्या है, यहाँ सामाजिक विज्ञान अध्यापन केवल मूल आधारित शिक्षा का उत्तरदायित्व है, ये तो ये बिल्कुल आपका रॉन्ग है। और दे रखा है कि सामाजिक विज्ञान के विभिन्न विषयों को पढ़ाने के तरीके समान है, तो ये भी रॉन्ग है। तो सामाजिक विज्ञान के विभिन्न जो भी विषय हैं, जो भी आपका है, जो भी हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, जो भी पॉलिटिकल साइंस है, तो क्या इनको पढ़ाने का जो तरीके हैं वो समान है। तो नहीं, ऐसा नहीं, तो ये दोनों ही रॉन्ग है। तो आपका जो आंसर होगा वो आपका आंसर जो हो जाएगा होगा वो कौन सा होगा, ए, बी और सी क्या है आपके गलत हैं। तो यहाँ पे हमें
में गलत बताना थे, तो बी और सी क्या है आपके रॉन्ग है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 69 है। कौन सा है? 69 है। एक सामाजिक विज्ञान अध्यापक यानी कि जो एसएसटी का टीचर है, निम्न में से कौन सा लक्ष्य होना चाहिए, यानी कि एक एसएसटी के टीचर के में कौन सा लक्ष्य यानी कि कौन सा ऑब्जेक्टिव, कौन सा लक्ष्य होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए? तो उनका जो लक्ष्य होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? सापेक्ष महत्व का निर्माण करना। ये क्या है? एक एसएसटी के टीचर का एक लक्ष्य होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 70 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि सामाजिक और राजनीतिक जीवन की पाठ्य पुस्तकों, जो भी सामाजिक और राजनीतिक जीवन की पाठ्य पुस्तकों को विकसित करते समय निम्नलिखित उपागमों में से किसे युक्त समझा जा सकता है। देखिए, जब कोई भी बुक्स बनती हैं, कौन सी आपकी, चाहे हिस्ट्री की बन रही हो या फिर पॉलिटिकल साइंस की, तो उसकी जो पुस्तक को डेवलप करने के लिए, विकसित करते समय हम उनको चाहते हैं, डेवलप करना चाहते हैं, तो उसमें निम्नलिखित उपागमों में से किसे उपयुक्त समझा गया है। तो किसे उपयुक्त समझा गया है? तो किसे उपयुक्त समझा गया? जैसे ए दे रखा है कि प्रत्यक्ष उदाहरणों तथा अनुभवों से सीखना, और दूसरा दे रखा है कि तथ्यों और आंकड़ों का स्मरण आधारित सीखना। तो इसमें से कौन सा सही है? तो कह रहे हैं कि जो केवल ए सही है। कौन सा सही है? आपका ए सही है। तो कह रहे हैं प्रत्यक्ष उदाहरणों तथा अनुभवों से सीखना। ये क्या है? जो हमारी एसएसटी की जो भी हिस्ट्री और जो भी पॉलिटिकल साइंस की बुक्स हैं, उसको हम क्या कर सकते हैं? विकसित करते समय इनका उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा है 70। कौन सा है? क्वेश्चन नंबर हमारा है 70 हो गया, 70। तो अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 71। कौन सा? 70। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सामाजिक विज्ञान के बारे में सही है, यानी कि एसएसटी के बारे में कौन सा कथन सही है। तो एसएसटी के बारे में कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जानकारी का स्मरण करने से अवधारणात्मक विकास होता है, और दूसरा दे रखा है तथ्य का स्तर सदैव निश्चित होता है। तो इसमें से कह रहे हैं कि कौन सा उत्तर सही है। तो इसका उत्तर जो सही है, ए और बी में से कोई नहीं। तो कह रहे हैं कि ए और बी दोनों में से कोई नहीं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 72 है। कौन सा है? 72 है। तो यहाँ पे दे रखा है वन्य जीवन संरक्षण के लिए विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए सर्वोत्तम अभ्यास कौन सा है। तो वन्य जीव संरक्षण के लिए, वन्य जीव जो संरक्षण होता है उसके लिए विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए सर्वोत्तम अभ्यास यानी कि सबसे अच्छी प्रैक्टिस कौन सी है। तो कौन सी है सबसे अच्छी प्रैक्टिस जो भी अभ्यास? तो पशु आधारित उत्पादों को न खरीदने की प्रतिज्ञा लेना। तो क्या है इसमें जो 72 का आंसर है वो आपका कौन सा है? कि पशु आधारित उत्पादों को न खरीदने की प्रतिज्ञा लेना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे 73। खुली किताब मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है। देखिए, खुली किताब क्या होती है? खुली किताब जो होती है वो ओपन बुक असेसमेंट होता है, यानी कि ओपन बुक एवल्यूशन होता है। इसमें क्या होता है? बच्चे को बुक्स दे दी जाती है और कुछ क्वेश्चंस दे दिए जाते हैं, ताकि बच्चे को उस बुक में क्वेश्चन ढूंढने के लिए दिया जाता है कि इसका आंसर क्या है। तो बच्चे क्या करते हैं? उनको बुक में से देख कर ही उनके आंसर लिखते हैं। तो ये क्या होती है? हमारी खुली किताब मूल्यांकन का, खुली किताब ओपन बुक एवल्यूशन होता है। तो करेंगे इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? ये ऐसा क्यों, मतलब ये जो खुली किताब मूल्यांकन है वो बच्चों से क्यों कराया जाता है? कि इससे क्या होगा? तो इससे जो होगा वो क्या होगा? आपका क्या होगा? विद्यार्थियों पर सभी तथ्यों और विवरणों को कंठस्थ करने का भार अनुभव नहीं होगा। तो ये क्या करेंगे? जब इस तरीके से हम बच्चों को कराएंगे तो बच्चे जो है जो इतना लर्न करते हैं, तो इससे जो है उनका जो कंठस्थ करना है, जैसे कि उसको लर्न कर लेते हैं, कंठस्थ कर लेते हैं, तो उसका भार क्या होगा? वो कम हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 74 है। क्षेत्रीय संस्कृति का निर्माण विषय के शिक्षण के पश्चात समापन स्वरूप को कौन कौन से कार्य सर्वाधिक उचित होंगे। तो कौन कौन से कार्य जो हैं वो सर्वाधिक उचित होंगे। तो कौन कौन से होंगे? ए सी डी होंगे। कौन होंगे? छोटे समूह की परियोजनाएं होंगी, ए होएगा और सी होएगा और डी होगा। तो छोटे समूह की परियोजनाएं होंगी, और दूसरा क्या है आपका? प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता, और डी जो है वो क्या? समुचित चित्र यानी कि कोलाज बनाना। तो इसका आंसर जो होगा वो आपका 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 75 है। कौन सा है? 75। कल्पना कीजिए कि आपको एक साम्राज्य वंशागत में मिला है। तो कल्पना कीजिए, इमेजिन कीजिए कि आपको एक साम्राज्य वंशागत में मिला है, यानी कि आपको आपके परिवार से वंशागत जो भी था उसमें मिला है। आप अपने साम्राज्य को किस प्रकार स्थायी और संपन्न बना सकेंगे। ऊपर दिए गए प्रश्नों के संदर्भ में एक अध्यापक के रूप में आप विद्यार्थियों को जांचते वक्त किस कुशलता पर बल देंगे। तो हम क्या करेंगे? विद्यार्थियों को जांचते टाइम, उनको जज करते वक्त किस कुशलता पर बल देंगे। यहाँ पे यह सारी कुशलता नहीं, तो किस पर बल देंगे? तो परिस्थितियों का अनुमान एवं निष्कर्ष पर बल देंगे। किस पे? परिस्थितियों का अनुमान एवं निष्कर्ष पर क्या देंगे? बल देंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 76 है।
आदिवासी विषयक परिचय कराने के लिए सर्वोत्तम सम्मानजनक नीति होगी। तो कह रहे हैं कि आदिवासी विषयक परिचय कराने के लिए सर्वोत्तम सम्मानजनक जो नीति होगी वो क्या होगी। तो सम्मानजनक जो नीति होगी वो क्या होगी, तो वो होगी क्या होगी, उन्हें संपन्न और शक्तिशाली वनवासी के लिए रूप में चित्रित करना होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 77 है। जब विवादास्पद मामलों को सामाजिक विज्ञान कक्षा में पढ़ा रहे हैं तो क्या होगा आपको क्या करना होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका 77 है। तो आपको यहाँ पे कह रहे हैं कि सही योजना के साथ सम्मानजनक चर्चा की पहल करनी चाहिए। क्या करना चाहिए, सही योजना के साथ सम्मानजनक चर्चा की पहल करनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 78 है। सामाजिक और राजनीतिक जीवन, जो भी हमारा क्या है, सामाजिक और राजनीतिक जीवन है, जो हमारी जो हिस्ट्री है, राजनीतिक जीवन है, तो सोसाइटी और जो भी हमारा पॉलिटिकल लाइफ है उसका अध्यापन का केंद्र बिंदु होना चाहिए। बच्चों को पढ़ाते हैं तो उसमें जो केंद्र बिंदु क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि ए राजनीतिक संस्थानों का अध्ययन, मूलभूत सिद्धांतों का अध्ययन। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 78 है। तो इसका आंसर ए और बी दोनों ही सही होंगे। क्या होंगे, ए और बी दोनों ही सही होंगे। ए और बी दोनों ही सही होंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है हमारा 79। विद्यार्थियों के साथ एक छोटे समूह में योजना बनाते समय निम्न में से किस पर अधिक बल होना चाहिए। तो निम्न में से किस पर कह रहे हैं कि अधिक बल होना चाहिए। तो किस पर अधिक बल होना चाहिए, तो किस पर अधिक बल होना चाहिए। यहाँ पे कह रहे हैं कि ए बी सी सभी पर अधिक बल होना चाहिए। तो एक चुनौतीपूर्ण कार्य की रचना, दूसरा बी रखा है विद्यार्थियों को साथ काम करना सिखाना, और तीसरा क्या है आपका समूह का विचार पूर्वक चयन करना। तो आपका जो आंसर होगा ए बी सी होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 80 है। यहाँ पे कहेंगे सामाजिक विज्ञान के अध्ययन के संदर्भ में जब हम सामाजिक विज्ञान को बच्चों को पढ़ा रहे हैं उसके संदर्भ निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो राइट कथन हमें बताना है यहाँ पे। तो कौन सा कथन जो है वो हमारा सही है। तो ये हमारे पेडागोजी का क्वेश्चन है। तो इसमें कह रहे हैं कि कौन सा कथन सही है। तो जहाँ पे 4 दे रखे हैं तो इसमें जो सही कथन है वो हमारा क्या है, ए और डी है। क्या है, तो देखिए वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी अगर सभी को मैं एक्सप्लेन करें या फिर सभी ऑप्शंस को पढ़ेंगे। तो यहाँ पे करें जो 80 का आंसर होगा वो आपका कौन सा हो जाएगा। तो आंसर जो है वो हो जाएगा सेकंड हो जाएगा, यानी कि ए और डी, यानी कि समस्याओं के क्रमबद्ध विश्लेषण करने में मदद करता है। और दूसरा क्या है, दी गई जानकारी के साथ संवेदनशीलता और जिज्ञासा पैदा करना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है हमारा 81। निम्नलिखित में से किसके लेखन को प्राथमिक स्रोत के रूप में माना नहीं जा सकता है। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किसके लेखन को, तो किसके लेखन को जो है यहाँ पे 4 लोग दिए गए हैं तो उनमें में से कह रहे हैं कि किसके लेखन को प्राथमिक स्रोत के रूप में नहीं माना जा सकता। तो प्राथमिक स्रोत के रूप में किसके लेखन को नहीं माना जा सकता, तो वो है हमारे मुजफ्फर आलम। कौन है, मुजफ्फर आलम। तो इनका जो स्रोत है, तो जो भी इन्होंने लिखा है उसको प्राथमिक स्रोत के रूप में नहीं माना जा सकता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 82 है। यदि आपको प्राचीन भारतीय इतिहास पढ़ाना है, कह रहे हैं कि अगर आपको यानी कि क्या पढ़ाना है, प्राचीन भारतीय इतिहास, जो भी हमारा प्राचीन भारतीय इतिहास है उसको पढ़ाना प्रारंभ करना है, तो निम्नलिखित स्रोतों में से किस स्रोत को प्रयुक्त करना गलत होगा। तो किसे प्रयुक्त करना जो है वो गलत होगा। तो किसे प्रयुक्त करना गलत होगा वो हम करेंगे। तो लघु चित्रकारी को अगर हम प्रयोग कर देते हैं प्राचीन इतिहास पढ़ाते समय तो ये क्या होगा, जो हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 83 है। कौन सा है, 83। विज्ञापन की विषय वस्तु पर चर्चा करते समय, किसकी विषय वस्तु, विज्ञापन, जो भी विज्ञापन होता है उसकी विषय वस्तु पर चर्चा करते समय सामाजिक विज्ञान के अध्यापिका द्वारा निम्न में से कौन से उप विषयों, जो सब सब्जेक्ट होते हैं तो उसमें कह रहे हैं कि उप विषय वस्तुओं पर आलोचनात्मक चर्चा कर सकते हैं। तो किस पर आलोचनात्मक चर्चा कर सकते हैं, तो किस पर कर सकते हैं, व्यक्तिगत भावनाओं के प्रति अपील, और दूसरा दे रखा है समता के मुद्दे। तो दोनों पर चर्चा कर सकते हैं। तो ए और बी आपका दोनों ही राइट है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 84 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि भू उपयोग यानी कि भूमि उपयोग प्रतिरूप के परिवर्तन के उत्तरदायी कुछ और कारणों पर चर्चा कीजिए। ऊपर दिए गए प्रश्न के संदर्भ में एक सामाजिक विज्ञान के अध्यापक के रूप में अगर आप एक SST के टीचर हैं तो उसके रूप में आप विद्यार्थियों की किस कुशलता का मूल्यांकन कर रहे होंगे। तो आप जो है ऊपर जो कह रहे हैं कि भू उपयोग प्रतिरूप के परिवर्तन के उत्तरदायी कुछ कारणों पर चर्चा कीजिए। तो ऊपर जो क्वेश्चन दे रखा है, अगर ये क्वेश्चन आप अपने स्टूडेंट से कह रहे हैं तो आप किसका मूल्यांकन कर रहे हैं, तो बच्चों का, तो आप मूल्यांकन कर रहे हैं परिकल्पना करना।
उनकी किस कुशलता का, तो परिकल्पना कुशलता का क्या करना, मूल्यांकन कर रहे होंगे टीचर। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 85 दे रखा है कि प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन विषय वस्तु से छात्रों को परिचित कराने के लिए सर्वोत्तम शैक्षणिक विधि क्या होगी। तो प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन विषय वस्तु से छात्रों, प्राकृतिक वनस्पति, कौन सी वनस्पति, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन, जो वन्य जीवन विषय वस्तु से छात्रों को क्या करा रहे हैं, हम इंट्रोड्यूस कराने के लिए सबसे अच्छी, हम चाहते हैं कि जो प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन, हम चाहते हैं कि बच्चों को उनको अच्छी तरीके से परिचित कराएं। तो क्या है, उनके लिए सर्वोत्तम शैक्षणिक विधि कौन सी होगी, जो उनका टीचिंग मेथड है वो सर्वोत्तम कौन सा होगा, तो कौन सा होगा, वन्य जीवन अभ्यारण्य का भ्रमण। हम क्या करेंगे, जो वन्य जीव अभ्यारण्य वहाँ पर उनको बच्चों को ले जाकर दिखाएंगे, इससे बच्चे उसको अच्छे तरीके से सीख सकेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 86 है, सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों में कार्टून की क्या भूमिका है। जो हमारी एसएसटी की बुक्स हैं उसमें जो कहने के जो कार्टून है उसकी क्या भूमिका, तो कार्टूनों की क्या भूमिका है, तो मूलभूत मामलों को उठाकर विद्यार्थियों को इनसे जोड़ना है। तो मूलभूत मामलों को, जो भी मामले हैं उनको उठाकर क्या करना है, विद्यार्थियों को जोड़ना है, इसलिए कार्टूनों की भूमिका का ये उद्देश्य है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 87 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि रंग भेद की प्रथा, तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 87, रंग भेद की प्रथा पर दिए गए ए और बी कथनों पर विचार कीजिए। तो ए कथन दे रखा है, ये प्रथा जातियों के बीच भेदभाव करती है परंतु सभी को मत देने की अनुमति प्रदान करती है। दूसरा दे रखा है, ये प्रथा जातियों को एक दूसरे से मिलने से रोकती है परंतु सभी को समान रूप से सार्वजनिक सुविधाएं प्रदान करती है। तो यहाँ पे आपका क्या रखा है, ये दो दे रखी हैं, तो इसमें से कहें सही विकल्प का चयन करना है। तो इसमें से जो सही विकल्प है वो आपका क्या है, तो सही विकल्प जो है वो आपका जो है इसमें से क्वेश्चन नंबर आपका 87, तो सही विकल्प का ए और बी दोनों ही गलत हैं। जो कथन दे रखे हैं ए और बी क्या है, ए और बी दोनों ही रॉन्ग है। कैसे हैं, रॉन्ग है। तो आपका जो आंसर होगा वो कौन सा होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 88, निम्नलिखित में से कौन सा ग्राम पंचायत में चुनकर आते हैं और कार्य संभालते हैं। निम्नलिखित में से कौन, कहने कि कौन जो है ग्राम पंचायत में चुनकर आते हैं। तो ग्राम पंचायत में कौन चुनकर आते हैं, तो और क्या करते हैं, आते हैं और कार्य भी संभालते हैं। तो कौन आते हैं, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि सरपंच या फिर सचिव, कौन, सॉरी, तो सरपंच आते हैं और हमारे कौन आते हैं, वार्ड के सदस्य। तो ये क्या करते हैं, तो ये जो होते हैं ग्राम पंचायत में चुनकर आते हैं और कार्य संभालते हैं। तो इसका जो आंसर होगा ए और बी सही होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 89, निम्नलिखित कार्यों में से पटवारी यानी लेखपाल का उत्तरदायित्व कौन सा है। तो लेखपाल का जो उत्तरदायित्व है वो कौन सा है। तो लेखपाल क्या करता है, भूमि मापन और आलेखों को सुरक्षित रखता है। तो लेखपाल का जो है वो क्या करता है, भूमि मापन और आलेखकों को क्या करता है, सुरक्षित रखता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है और लास्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 90 है। यहाँ पे निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन स्थानीय शहरी प्रस्थान के कार्य के संदर्भ में सही है। कौन सा स्थानीय शहरी प्रशासन के कार्य के संदर्भ में सही है। तो कौन सा कथन हमारा सही है, तो कौन सा कथन हमारा सही है। यहाँ पे कह रहे हैं कि जो शासन के मामलों के हल के लिए वार्ड पार्षदों की समितियां बनती हैं। तो ये क्या है, बिल्कुल संदर्भ में शहरी प्रशासन के कार्य के संदर्भ में सही है। तो इसमें मैंने आपके 60 क्वेश्चंस कंप्लीट करा दिए हैं और जिन लोगों ने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी वो भी इन सभी वीडियोस को कंप्लीट कर लें ताकि आपका अच्छे से एग्जाम क्लियर हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जो भी आपकी वीडियोस अभी तक आप लोग को मिल गई हैं, यूट्यूब पे पड़ी हुई हैं, वो सभी आप वीडियोज़ को देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।